हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन के क्लासेस। कैसे बेटा आप सभी? तो बेटा जैसा कि हमने हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक जो था उसमें हमने पढ़ा जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी उनके बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के टॉपिक में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था सलाइवरी ग्लैंड्स। ये हमने बात कर ली है। तो पहले तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो पूछता हूँ। बेटा आप मेरे को सबसे पहले एक तो ये बताएंगे कि मिसनर्स नर्व प्लेक्सस क्या होता है, ठीक है ना। मिसनर्स नर्व प्लेक्सस, इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये क्या है और इसका फंक्शन क्या है। दूसरा आप मेरे को मम्प्स के बारे में बताएंगे कि मम्प्स क्या होता है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि जो लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट कौन सी है। लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट कौन सी है। इन तीनों के बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी लिख भेजिए, ठीक है बेटा। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड है, नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड है हमारी लीवर, इसके बारे में बात करना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है लीवर, और इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको लीवर और लीवर की जो एनाटॉमी है या लीवर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसको बड़ा ही केयरफुल रहकर ध्यान से सुनना है, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, लीवर जो है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सभी को पता है ना। इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि ये जो ग्लैंड है ये डेराइव्ड कौन से से, तो ये हमारा जो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से लीवर जो है वो डेराइव होता है, वहाँ से डिवेलप होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक हेल्दी ह्यूमन है उसमें लीवर का वेट जो है वो 1.2 टू 1.5 kg रहता है, और इसकी जो ब्रॉडनेस है, इसकी जो मोटाई है वो 15 टू 22 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। 15 टू 22 सेंटीमीटर जो है इसकी ब्रॉडनेस रहती है। फिर इसकी जो लोकेशन है वो क्या रहती है, देखिए कि हमने जो पढ़ रखा है कि हमारी जो ये ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी है, नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी है। थोरेसिक कैविटी के जो लेफ्ट साइड है, थोरेसिक कैविटी का जो राइट साइड है, सॉरी, थोरेसिक कैविटी के राइट साइड में जो है वो लीवर लोकेटेड रहता है, ठीक है बेटा। अब जो लीवर है ये ट्रायंगुलर इन शेप रहता है और इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट रहती हैं। लीवर इस तरह से रहता है और इसमें 2 लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। कितनी लोब्स हो गई लीवर में? 2, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो लीवर के अंदर 2 लोब्स हैं। लीवर हैज़ 2 मेन लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होती है वो बड़ी होती है और लेफ्ट लोब जो होती है वो छोटी होती है। राइट लोब जो है वो 5/6 पार्ट बनाती है, ठीक है, 5/6 पार्ट बनाती है, और जो लेफ्ट लोब है वो 1/6 पार्ट बनाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट लोब जो है वो बड़ी होती है और लेफ्ट लोब जो है वो छोटी होती है। अब देखिए बेटा एग्जाम में 2 लोब से रिलेटेड क्वेश्चन और किया जाता है, क्वाड्रेट एंड कोडेट लोब्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लीवर में मेनली 2 लोब्स हैं, उसके साथ साथ 2 लोब और देखने को मिलती है, क्वाड्रेट एंड कोडेट लोब। हालांकि ये जो दोनों की ही दोनों लोब्स हैं ये राइट लोब का ही पार्ट है, ठीक है ना। क्वाड्रेट एंड कोडेट लोब जो है वो राइट लोब का ही पार्ट है, ये आपको याद रखना है, लेकिन इनका अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है इस पॉइंट में, beside these 2 extra lobes are also found, these are known as quadrate and caudate lobes, which are anatomically considered as part of right lobe. नॉर्मली ये एनाटॉमी की स्ट्रक्चर से देखें तो ये राइट लोब का ही पार्ट है, ठीक है। आगे हम पिक्चर में देखते हैं, देखिए ये आपका राइट लोब, ये आपकी लेफ्ट लोब दिखाई दे रही है। अब देखिए ये राइट लेफ्ट लोब और ये राइट लोब। अब राइट लोब में आपको 2 अलग से दिखाई दे रही हैं। एक तो आपसे ये क्वाड्रेट लोब बताया जा रहा है,
ये लोब जो है ये क्वाड्रेट लोब बताई जा रही है, और उसके साथ साथ ये जो लोब है इसे कोडेट लोब नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेट और कोडेट जो लोब है ये दोनों राइट लोब में ही तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एनाटॉमिकली कह सकते हैं कि क्वाड्रेट एंड कोडेट जो लोब है ये राइट लोब का ही पार्ट रहती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, लेफ्ट एंड राइट लोब सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। राइट और लेफ्ट लोब के बीच एक लिगामेंट प्रेजेंट रहता है जिसे हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, और इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट की हेल्प से ही राइट एंड लेफ्ट लोब जो है वो अलग रहती है। ये देखिए ये वाला जो लिगामेंट है, ये जो लिगामेंट है जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, तो ये जो यहाँ लिगामेंट प्रेजेंट है इसे हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कह रहे हैं, जिसने राइट और लेफ्ट लोब को एक दूसरे से सेपरेट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद राइट और जो लेफ्ट है हेपेटिक डक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लोब्स। राइट लोब से एक डक्ट ओरिजिनेट होगी, एक डक्ट निकलेगी जिसे हम राइट हेपेटिक डक्ट कहेंगे, और लेफ्ट लोब से एक डक्ट ओरिजिनेट होगी जिसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा? देखिए आपको पिक्चर में वापस मैं शो करूं, ये देखिए ये हमारी राइट लोब है, ये हमारी लेफ्ट लोब है। राइट लोब से ये जो डक्ट्स निकल रही हैं ये राइट हेपेटिक डक्ट है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और इधर से जो ये डक्ट्स निकल रही है ये हमारी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है बेटा? देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना कि ये जो राइट हेपेटिक डक्ट है ये यहाँ डिनोट की जा रही है, और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है वो यहाँ डिनोट की जा रही है। तो राइट लोब से जो डक्ट ओरिजिनेट हो रही है उसे राइट हेपेटिक डक्ट कहा, और लेफ्ट लोब से जो डक्ट ओरिजिनेट हो रही है उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहा। और ये दोनों की दोनों डक्ट जो हैं, ये दोनों की दोनों डक्ट आपस में क्या हुई, कंबाइन हुई यहाँ आकर, ये यहाँ आकर आपस में जुड़ गई, और जुड़ गई उसे क्या कह दिया, उसे हमने कह दिया कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, वापस हम बात करें, राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों डक्ट आपस में कंबाइन हुई, फॉर्म कर लिया कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, देखिए राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लोब्स विच एडजॉइंस एंड फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये बात कर ली हमने। ठीक है, फिर देखिए कि जो हमारा राइट लोब होती है लीवर की, उसके नीचे एक छोटी सी सैक लाइक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा लीवर, इसमें राइट लोब के नीचे की तरफ एक ग्रीन कलर की सैक लाइक स्ट्रक्चर यूं प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा लीवर जो है, लीवर क्या सीक्रेट करता है सभी को पता है, आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि लीवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये जो बाइल जूस है ये आकर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लीवर फंक्शन कर रहा है बाइल जूस को सीक्रेट करने का, और गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करने का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, लीवर सीक्रेट कर रहा है और गॉल ब्लैडर स्टोर कर रहा है। क्या कहा जा रहा है, देखिए बिलो द राइट लोब ऑफ लीवर ए स्मॉल थिन वॉल्ड सैक लाइक ग्रीन कलर्ड गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर सेल्स। बाइल क्या है, देखिए ये बाइल के बारे में बता रहा है। बाइल इज येलोइश ग्रीन कलर्ड हैविंग बाइल पिगमेंट। बाइल एक येलो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जिसमें बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट प्रेजेंट रहते हैं। ये बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट क्या है, इसी लेक्चर में आगे हम बात करेंगे। ठीक है ना, कि बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट क्या है। और बाइल जो जूस होता है इसकी नेचर जो है वो एल्केलाइन होती है। इसकी नेचर क्या होती है, एल्केलाइन होती है। अब एल्केलाइन क्यों होती है वो भी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए हमने अभी पढ़ा कि राइट लीवर से राइट लोब, लेफ्ट लीवर से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों जुड़ी कॉमन हिपैटिक डक्ट। इस तरफ से गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट निकलती है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट ओरिजिनेट होती है
जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट आपस में जुड़ जाएंगी। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई, जुड़ गई, ठीक है। और जहाँ ये जुड़ गई उसे हमने क्या कह दिया, ठीक है, उसे हमने कह दिया कॉमन बाइल डक्ट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम हमारे पास होता है डक्टस कोलिडिकस। कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, डक्टस कोलिडिकस। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है, ठीक है ना। क्या हुआ देखिए, राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों आपस में कंबाइन हुई, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। एक तरफ से गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल के आई जिसे सिस्टिक डक्ट कहा। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में कंबाइन हुई, कॉमन बाइल डक्ट कह दिया। कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या रह गया, डक्टस कोलिडिकस, ठीक है। उसके बाद ये जो डक्टस कोलिडिकस है ये क्या कर रही है, ठीक है, इट सप्लाइज बाइल जूस इन डिओडेनम। अब ये जो डक्टस कोलिडिकस है ये जाकर ओपन हो जाएगी किसमें, डिओडेनम में। डिओडेनम क्या था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट था, सबसे फर्स्ट पार्ट था, वहाँ ये डक्टस कोलिडिकस जो है जाकर ओपन हो जाती है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इन द प्रोक्सिमल आर्म ऑफ डिओडेनम इन ह्यूमन। अब जहाँ ये ओपन होती है, मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और सपोज कीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ ये डक्टस कोलिडिकस ओपन हो रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में जिस एरिया में ये डक्टस कोलिडिकस ओपन होती है वहाँ एक वाल्व या एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, वहाँ एक वाल्व या स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी की लोकेशन कहाँ है, डिओडेनम में। स्फिंक्टर ऑफ ओडी किसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है वो बाइल जूस की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये देखिए, ये वापस हम रिवाइज करें, हिपैटिक डक्ट राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों कंबाइन हुई, कॉमन हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकली, सिस्टिक डक्ट, दोनों आपस में जुड़ी, ठीक है। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट आपस में कंबाइन हुई, कॉमन डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जिसे हम कह रहे हैं, या डक्टस कोलिडिकस जिसे कह रहे हैं। अब ये डक्टस कोलिडिकस जो है वो आगे जाकर कहाँ जा रही है, डिओडेनम पार्ट में जा रही है। एक और डक्ट इसमें आगे आकर जुड़ेगी, कॉमन जो बाइल डक्ट है उसमें एक डक्ट और जुड़ेगी, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो बात थी लीवर की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं लीवर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि लीवर कौन सी सेल्स से मिलकर बना है, लीवर में मेन जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है। तो देखिए, लीवर इज कंपोज्ड बाय मैनी हिपैटिक लोब्यूल्स। लीवर में बहुत सी हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक हिपैटिक लोब्यूल है, समझ में आ रही है आपको, ये मान लीजिए एक हिपैटिक लोब्यूल है, ठीक है। तो लीवर के अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है, और हिपैटिक लोब्यूल्स ही क्या हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, ठीक है। और हिपैटिक लोब्यूल जो है वो किससे मिलकर बनती है, हिपैटिक लोब्यूल्स मिलकर बनती है हिपैटोसाइट्स से, ठीक है। हिपैट मीन्स लीवर, बेटा याद रखना, हिपैट मीन्स क्या है, लीवर, साइट मीन्स सेल। हिपैट मीन्स सभी को पता है क्या है, लीवर, और साइट मीन्स क्या है, सेल। मतलब लीवर की जो सेल्स हैं उन्हें हिपैटोसाइट्स कहा। हिपैटोसाइट्स मिलकर लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बनाती है, और लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है हिपैटिक लोब्यूल। लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है, याद रह जाएगा बेटा। चलिए अब देखिए क्या आ रहा है, जो हिपैटिक लोब्यूल है उस हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का
लेयर प्रेजेंट रहती है, कवर्ड रहती है हिपेटिक लोब्यूल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को जो लीवर के चारों तरफ प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, वापस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, हिपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक लेयर प्रेजेंट है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है देखिए कि द बल्क ऑफ द लीवर, जो मेन पार्ट है लीवर का, वहाँ क्या है, एपिथेलियल हिपेटोसाइट्स जो हैं, मतलब एपिथेलियल हिपेटोसाइट्स जो हैं, लीवर की जो सेल्स हैं वो एक कोड, एक छड़ी की तरह स्ट्रक्चर में अरेंज है। देखिए ये यहाँ ये जो एक सिंगल सेल है ना, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखिए बेटा, अब इस डायग्राम में ये जो एक सेल है, ये जो एक सेल है ये हिपेटोसाइट है, और हिपेटोसाइट, बहुत सारी हिपेटोसाइट्स ने मिलकर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक छड़ी की तरह स्ट्रक्चर बना ली है ना। एक ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो गई, एक ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक ये कॉर्ड, एक ये कॉर्ड। हिपेटिक लोब्यूल्स में बहुत सारी हिपेटिक कॉर्ड्स प्रेजेंट है। हिपेटोसाइट्स ने मिलकर क्या किया, हिपेटिक कॉर्ड्स बनाई है। देखिए, द बल्क ऑफ द लीवर कंसिस्ट्स ऑफ एपिथेलियल हिपेटोसाइट्स अरेंज्ड इनटू कॉर्ड्स आर कॉल्ड हिपेटिक कॉर्ड्स। ठीक है, हिपेटोसाइट्स ने मिलकर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाई है जिसे हिपेटिक कॉर्ड कहेंगे। और हिपेटिक कॉर्ड के बीच देखिए, ये एक हिपेटिक कॉर्ड, एक ये हिपेटिक कॉर्ड, दोनों हिपेटिक कॉर्ड के बीच आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये स्पेस, ये स्पेस। तो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है हिपेटिक कॉर्ड्स के बीच, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हिपेटिक साइनोसॉइड। इसे हम क्या कहेंगे, हिपेटिक साइनोसॉइड। ठीक है, हिपेटिक कॉर्ड के बीच जो गैप प्रेजेंट है इसे हिपेटिक साइनोसॉइड कहते हैं, या इसे हिपेटिक कैनेलिकुलाई भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या रहता है, हिपेटिक कैनेलिकुलाई, याद रखना है आपको। ठीक है, हिपेटिक कॉर्ड या हिपेटिक कैनेलिकुलाई क्या है कि जो हिपेटिक कॉर्ड जो प्रेजेंट है, सॉरी, हिपेटिक कॉर्ड के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम हिपेटिक साइनोसॉइड या हिपेटिक कैनेलिकुलाई कहेंगे। ठीक है, और ये जो हिपेटिक साइनोसॉइड है, इस हिपेटिक साइनोसॉइड में क्या होता है, कुछ मैक्रोफेज सेल्स प्रेजेंट होती है। मैक्रोफेज सेल क्या होती है कि जो WBC होती है ना, WBC एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। WBC थी हमारे पास, वो WBC मॉडिफाई हो गई, बड़ी स्ट्रक्चर, बड़ी सेल बन गई, उसे हम मैक्रोफेज सेल कहेंगे। वो मैक्रोफेज सेल क्या करेगी, बैक्टीरिया वायरस को किल करने का वर्क करेगी। ठीक है, तो ये जो हिपेटिक साइनोसॉइड है, इस हिपेटिक साइनोसॉइड में मैक्रोफेज सेल्स प्रेजेंट रहती है। इन मैक्रोफेज सेल्स, यहाँ इन एरिया में आपको मैक्रोफेज सेल्स देखने को मिलेगी। इन मैक्रोफेज सेल्स को हम कुप्फर सेल्स कहेंगे। इन मैक्रोफेज सेल्स को हम कुप्फर सेल्स कहेंगे। देखिए, आपको पिक्चर दिखाऊं मैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेटा कि ये हमारी हिपेटिक कॉर्ड, ये हिपेटिक कॉर्ड, ये हिपेटिक कॉर्ड, ये हिपेटिक कॉर्ड, ये हिपेटिक कॉर्ड्स हैं। हिपेटिक कॉर्ड्स के बीच जो आपको रेड कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो है ये क्या है, हिपेटिक साइनोसॉइड है। और हिपेटिक साइनोसॉइड में आप देख पा रहे हैं, हिपेटिक साइनोसॉइड में आपको ये ब्लू कलर की जो सेल्स हैं वो दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है क्या? ये देखिए, ये सेल्स जो हैं, ये मैक्रोफेज सेल्स आपको हिपेटिक साइनोसॉइड में दिखाई दे रही है। ये रेड कलर के साइनोसॉइड है, इन साइनोसॉइड में आपको मैक्रोफेज सेल दिखाई दे रही है। ठीक है, जिन्हें हम कुप्फर सेल्स कह रहे हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कुप्फर सेल्स कह रहे हैं। क्लियर है बेटा सभी के? इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए क्या है, हम वापस बात करें, रिवाइज करें, क्या था, सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे फर्स्ट है हमारे पास लोब्यूल। ठीक है, लोब्यूल से आगे चले हम, लोब्यूल से आगे चले तो हमें क्या मिला, लोब्यूल से आगे चले तो हमें मिला कॉर्ड, हिपेटिक कॉर्ड, हिपेटिक कॉर्ड मिला। हिपेटिक कॉर्ड के अंदर हमें क्या मिले, हिपेटिक कॉर्ड के अंदर हमें साइनोसॉइड मिले। अब साइनोसॉइड जो है उनके अंदर हमें कुप्फर सेल्स मिली। ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। अब क्या होगा, अब देखिए, हिपेटोसाइट्स सिक्रीट्स बाइल जूस। हमें पता है कि लीवर जो है वो क्या बनाएगा,
बाइल जूस बनाएगा। अब लीवर की सेल्स ही तो बाइल जूस बनाएगी, तो लीवर की सेल्स कौन है? हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट बाइल जूस को सिक्रीट करेगी और सिक्रीट करने के बाद उसे कहाँ डाल देगी? हिपेटिक कैनेलिक्यूलाई में डाल देगी। ठीक है, देखिए यहाँ हिपेटिक जो सेल्स हैं इन्होंने बाइल जूस को बनाया और इन्हें कहाँ डाल दिया? कैनेलिक्यूलाई में या साइनोसॉइड्स में डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा? साइनोसॉइड्स से देखिए ये जो है ना, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में, ये एक कॉर्ड, ये एक कॉर्ड, दोनों कॉर्ड के बीच एक ग्रीन कलर की पतली सी लाइन जो है वो आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बाइल कैनेलिक्यूलस, मतलब बाइल कैनेलिक्यूलाई जो है वो। अब ये बाइल कैनेलिक्यूलाई क्या करेगी? ये बाइल कैनेलिक्यूलाई जो बाइल जूस इनके अंदर रिलीज किया गया है उसको ड्रेन करेगी, उसको लेकर जाएगी इस डक्ट तक। ये क्या है? ये ब्रांच है बाइल डक्ट की, ये ब्रांच है हमारे पास बाइल डक्ट की। तो ये जो बाइल कैनेलिक्यूलाई थी इसने बाइल जूस को कहाँ तक ड्रेन किया, कहाँ तक लेके आई? बाइल डक्ट तक लेके आई, या ब्रांच जो बाइल डक्ट की ब्रांच थी वहाँ तक लेके आई। देखिए हिपेटिक कैनिक्यूलाई ओपन्स इन ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट की ब्रांच में ओपन हो गई। अब ये बाइल डक्ट जो है फिर हिपेटिक डक्ट, और हिपेटिक डक्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट, तो ये आगे से आगे चलता रहेगा। अब देखिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिपेटिक आर्टरी, hepatic portal vein and branches of bile duct are situated in between lobes at its outer corner। तो lobes के बीच में, जैसे मान लीजिए ये दो लोब है, इन दोनों लोब के बीच में कॉर्नर्स पर हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वेन और ब्रांचेस जो हैं बाइल डक्ट की वो प्रेजेंट रहती है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? ये तीनों मिलकर पोर्टल ट्रेड बनाती है। देखिए ये मान लीजिए रेड कलर वाली हिपेटिक आर्टरी, ये पोर्टल वेन, ये बाइल डक्ट, तीनों को मिलकर हमने क्या कहा? तीनों को मिलकर हमने कहा पोर्टल ट्रेड। दूसरे पिक्चर में हम क्लियर करें, देखिए बेटा इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पिक्चर में कॉर्नर में पोर्टल ट्रेड दिखाई दे रहा है। एक रेड कलर में जो है उसे आर्टरी कहा, जो ग्रीन कलर में है वो क्या रहेगी? ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट रहेगी, और एक जो है नेक्स्ट जिसे हम क्या कह देंगे? पोर्टल वेन कह देंगे। पोर्टल वेन तीनों ने मिलकर, पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट, तीनों ने मिलकर क्या बना लिया? पोर्टल ट्रेड बना लिया। पोर्टल ट्रेड कहाँ प्रेजेंट होता है? पोर्टल ट्रेड प्रेजेंट होता है जो हिपेटिक लोब्यूल्स हैं उनके कॉर्नर्स पर, हिपेटिक लोब्यूल्स के कॉर्नर्स पर जो है वो पोर्टल ट्रेड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई बात एनाटॉमी ऑफ लीवर, लीवर की एनाटॉमी की हमने बात कर ली है। ठीक है बेटा, अब हमें बात करनी है फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शंस क्या हैं? देखिए लीवर के फंक्शंस हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बाइल जूस बनाता है, हमें पता है। देखिए क्या हो रहा है? द मेन फंक्शन ऑफ लीवर इज टू सिक्रीट बाइल जूस, बाइल जूस को सिक्रीट करेगा। बाइल जो है वो एक ग्रीन कलर का एल्केलाइन फ्लूइड है, एल्केलाइन फ्लूइड मतलब बेसिक इन नेचर है, जिसकी pH अबो 7 है। ठीक है, अब बाइल जो है इसके अंदर बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट जैसे कोलेस्टेरॉल, लेसिथिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, ये बाइल पिगमेंट के एग्जाम्पल हैं। इनमें मेन जो बाइल पिगमेंट है वो बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन रहता है। ठीक है, मेन पिगमेंट क्या है? मेन बाइल पिगमेंट है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, आपको याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट आर मेनली प्रेजेंट इन बाइल साल्ट, ये बाइल साल्ट के एग्जाम्पल हैं। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, ये बाइल साल्ट के एग्जाम्पल हैं। और बाइल पिगमेंट के जैसे मैंने आपको पहले बताया कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। बाइल पिगमेंट कैसे बने? बाइल पिगमेंट बने डीकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हम सबको पता है, हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है। आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन आरबीसी का लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा तो बाइल पिगमेंट्स बनेंगे, बाइल पिगमेंट्स जैसे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनेंगे। ठीक है,
अब बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस क्या कर रहा है? देखिए, बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड इमल्सिफाइज देम। आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या था कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स रहती हैं, उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का फंक्शन जो है वो बाइल जूस का रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं बाइल जूस जो है वो डाइजेस्ट करता है फैट को, उसे इमल्सिफाई करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? इट चेक्स द फूड फ्रॉम रोटिंग। फूड जो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको सड़ने से बचाता है, उसको सड़ने से बचाने का फंक्शन करेगा। उसके साथ साथ जो फूड में यदि कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है तो उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। फिर हमें पता है कि जो ड्यूओडेनम है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड कहाँ से आया है? उसमें फूड आया है स्टमक से। ऊपर स्टमक था, यूँ ये बैग लाइक स्ट्रक्चर थी स्टमक की, आगे ड्यूओडेनम था। तो यहाँ जो फूड की नेचर थी वो थी एसिडिक। ठीक है, स्टमक में फूड की नेचर क्या थी? एसिडिक। अब यहाँ आया तो यहाँ एसिडिक नेचर में फूड का डाइजेशन नहीं होगा, तो उस फूड की नेचर को कैसा करना पड़ेगा? उस फूड की नेचर को एल्केलाइन करना पड़ेगा। तो जो स्टमक से एसिडिक फूड आया है उस एसिडिक फूड को बाइल जूस क्या करता है? एल्केलाइन बना देता है। एल्केलाइन इसलिए बनाता है ताकि जो पैनक्रियाटिक जूस आएगा, पैनक्रियास जूस सिक्रीट करेगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो जो पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम है वो एंजाइम अपनी एक्टिवनेस दिखा पाएंगे, वो फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे। कब? जब फूड की नेचर कैसी होगी? एल्केलाइन। और एल्केलाइन फूड की नेचर को एल्केलाइन कौन करेगा? बाइल जूस। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पहले जो फूड आया वो स्टमक से आया, वहाँ फूड एसिडिक था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? पहला है हमारे पास ग्लाइकोजिनेसिस। फर्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या है? देखिए, हिपेटिक सेल्स कन्वर्ट एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हमें पता है कि जब हमारी जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होने से क्या होता है? आपको पता है कि ब्लड जो है उसमें ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा थी। ठीक है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हार्मोन क्या करता है? जो ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज है उस एक्सेस ग्लूकोज को कहाँ भेज देगा? लीवर में भेज देगा। उस एक्सेस ग्लूकोज को कहाँ भेज दिया जाएगा? लीवर में। अब लीवर की जो सेल्स हैं, ये लीवर की सेल्स क्या करेंगी? ये लीवर की सेल्स उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी। और लीवर सेल्स जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती हैं तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन बाय हिपेटिक सेल्स इज नोन एज ग्लाइकोजिनेसिस। फिर होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये बेटा समझ आया ना आपको ग्लाइकोजिनेसिस क्या है? कैसे इंसुलिन और जो लीवर है दोनों मिलकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? देखिए, व्हेन शुगर लेवल बिकम्स लो इन ब्लड। अब देखिए, जब शुगर लेवल हाई हुआ तब क्या हुआ? तब इंसुलिन ने, हमने पढ़ा ना, इंसुलिन जो है उसने ब्लड ग्लूकोज को लीवर तक पहुंचाया और लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब वो तो हाई की बात थी, अब यदि लो हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है तो क्या होगा? तो वो जो ग्लाइकोजन बनाया हमने अभी, उस ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट किया जाएगा? वापस कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में। तो व्हेन शुगर लेवल बिकम लो इन ब्लड द लीवर सेल्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड कंप्लीट इट्स डेफिशिएंसी। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी को नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजिनेसिस, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके बाद ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड और अमीनो एसिड है ना, उन फैटी एसिड और अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या कहा जा रहा है? देखिए, liver cells also synthesize glucose from fatty acid, amino acid, etc.
इट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नया ग्लूकोज बनाया जा रहा है। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स नया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज, नया ग्लूकोज फॉर्मेशन, उसे क्या कहा जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और नया ग्लूकोज किसकी हेल्प से बनाया जाएगा? फैटी एसिड और अमीनो एसिड की हेल्प से। ठीक है। उसी तरह से ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, नियोजेनेसिस मीन्स नया बनेगा ग्लाइकोजन। कैसे बनेगा? हमारी जो मसल सेल्स होती हैं, उन मसल सेल्स में कई बार लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना। जब रेस्पिरेशन होता है, जब ऑक्सीजन की जो लैक होती है, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है हमारी मसल सेल्स में, तो जैसे ग्लूकोज का हमने पढ़ रखा है ना, ये एक इक्वेशन होती है C6H12O6 प्लस O2, आपने पढ़ रखा है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये बनता है ना। लेकिन ये इक्वेशन कई बार चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मसल सेल है वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कम बनेंगे, और वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया? लैक्टिक एसिड का। कहाँ? मसल सेल में। क्यों हुआ? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में। ठीक है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जब मसल सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उस लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है। क्लियर? ठीक है बेटा, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, देखिए क्या, लीवर सेल्स सिंथेसाइज विटामिन ए एंड स्टोर विटामिन डी एंड B12। विटामिन ए को सिंथेसाइज करने का वर्क करती है लीवर सेल्स, और डी और B12 को स्टोर करती है। ए को तो बनाया, और डी और B12 जो विटामिन है उसको लीवर सेल्स सिंथेसाइज कर रही हैं, स्टोर कर रही हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, क्या, डी एमिनेशन। तो देखिए डी एमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन लीवर सेल्स। तो डी एमिनेशन और क्या है ये, देखिए आपको मैं बताऊं, आप लोगों ने वैसे अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है, हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड को हमारा जो लीवर है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? हमारी बॉडी जो है वो किस में कन्वर्ट कर देती है? अमोनिया में। ठीक है। अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट किया, इसे क्या कह दिया? डी एमिनेशन। ठीक है। अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कह दिया डी एमिनेशन। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अमोनिया जो है वो थोड़ा सा टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और ह्यूमन में यदि अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा तो वाटर लॉस हो जाएगा। तो ह्यूमन का लीवर जो है वो क्या करता है? अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, लेस टॉक्सिक में। अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक था, यूरिया लेस टॉक्सिक है। वाटर को बॉडी से लॉस होने से बचाने के लिए हमारे लीवर ने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है। तो ये ऑर्निथिन साइकिल और डी एमिनेशन ये कहाँ हो रहे हैं? ये दोनों ही फंक्शन लीवर में हो रहे हैं। ठीक है। ऑर्निथिन साइकिल और डी एमिनेशन दोनों लीवर में हो रहे हैं। उसके बाद देखिए, लीवर सेल्स फॉर्म हिपेरिन। लीवर सेल्स हिपेरिन बनाती है। हिपेरिन क्या करता है बेटा? ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। आपको पता है हमारा ब्लड जो है वो हमारी ब्लड वेजल्स में फ्लो हो रहा है, लेकिन वो ब्लड वेजल्स में जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहाँ उसकी क्लोटिंग नहीं होती। ब्लड वेजल्स में ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। जब चोट लगती है तभी ब्लड की क्लोटिंग होती है नॉर्मली। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में एक केमिकल प्रेजेंट रहता है हिपेरिन, और ये हिपेरिन ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता ब्लड वेजल्स में। और इस हिपेरिन को प्रोड्यूस किसने किया? इस हिपेरिन को प्रोड्यूस किया लीवर ने। ठीक है। हिपेरिन को प्रोड्यूस करने का फंक्शन किसने किया? लीवर ने। उसके बाद लीवर सेल्स सिंथेसाइज प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन नेम्ड ब्लड प्रोटीन। ब्लड में दो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। अब बेटा मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अर्लियर क्लासेस में कि प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लोटिंग करती है,
लेकिन अकेली प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग नहीं करती। टोटल 12 फैक्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। 12 ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। उनमें से यदि किसी एक की भी कमी हुई तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। तो उसमें एक प्लेटलेट रह गया, उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन भी होता है। ये दोनों भी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। कौन? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। और इन दोनों को प्रोड्यूस करने का, सिंथेसाइज करने का, बनाने का फंक्शन कौन कर रहा है? इन दोनों को बनाने का फंक्शन लीवर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद लीवर एक्ट्स एज हीमोपोइटिक। हीमोपोइसिस या हीमोपोइटिक का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हीमोपोइटिक या हीमोपोइसिस का मीन्स होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फॉर्म करना। और ब्लड, लीवर जो है वो हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह वर्क करता है। कब? जब जो बेबी है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जब बेबी एम्ब्रियो है, जब मदर बॉडी में है, उस कंडीशन में लीवर जो है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने का फंक्शन करता है। ठीक है ना? समझ आ रही है बेटा बात? जबकि देखो ऑपोजिट हो जाएगा। वो बोलते हैं ना आजकल, जैसे एक वीडियो चलता है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि अचानक से जज्बात बदल दिए, तो वो जज्बात यहाँ बदल जाते हैं। कब? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या था? एम्ब्रियो में लीवर जो है वो हीमोपोइसिस कर रहा है, ब्लड को बना रहा है ना? लेकिन जब एडल्ट हुए तो एडल्ट में जो कुप्फर सेल्स अभी हमने पढ़ी, ये कुप्फर सेल्स क्या करती है? ये कुप्फर सेल्स जो है ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लग गई। तो जज्बात बदल दिए ना, पूरा रोल ही बदल दिया इन्होंने। तो एम्ब्रियो स्टेज में आरबीसी को या ब्लड सेल्स को बना रहे थे, एडल्ट स्टेज में आए आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लग गए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए। अब ये जो कुप्फर सेल्स हैं ये क्यों करती है ऐसा काम? क्योंकि हमें पता है 120 डेज, थोड़ी देर पहले हमने बात की, लाइफ स्पान आरबीसी का 120 डेज। 120 डेज के बाद क्या होगा? आरबीसी डिस्ट्रॉय। अब ब्लड में थोड़ी रहेगी वो आरबीसी, तो लीवर क्या करेगा? जो डिस्ट्रॉयड आरबीसी है, जो डेड आरबीसी है, उसको ब्लड से अलग कर लेगा और ब्लड से अलग करके उसको बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देगा। जिससे क्या होगा कि ब्लड से डेड सेल्स जो है वो रिमूव हो जाएगी। और ब्लड से जब डेड सेल्स रिमूव हो जाएगी तो ब्लड का क्या हो जाएगा? प्योरिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या? कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लीवर इनटॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। लीवर टॉक्सिक सब्सटेंस को इनटॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक मतलब जहरीला, हार्मफुल केमिकल को थोड़ा कम हार्मफुल में या इन हार्मफुल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एल्कोहल। एल्कोहल को लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना? एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का फंक्शन रहता है किसका? लीवर का। लीवर ने क्या किया? एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब एसिटल्डिहाइड, एल्कोहल टॉक्सिक था, एसिटल्डिहाइड थोड़ा इनटॉक्सिक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन किया ना, जहरीलापन कम कर दिया। तो ये फंक्शन भी कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है बेटा, ये सारे फंक्शन थे हमारे लीवर के। और यहाँ ये हमारा जो लीवर का टॉपिक हम लेकर चले थे डाइजेस्टिव ग्लैंड का, वो कंप्लीट होता है। हमारे पास मेनली 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी। सैलाइवरी ग्लैंड जो हम पढ़ चुके हैं, लीवर जो हमने आज बात की, एक रह गई है पेनक्रियाटिक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। आज का जो लेक्चर था वो लीवर बेस्ड था। आई होप सभी स्टूडेंट्स को लीवर जो है वो क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम पेनक्रियाज से रिलेटेड बात करेंगे। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स आज वाले टॉपिक और अर्लियर जो लेक्चर्स थे उनसे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसके साथ साथ लर्न करेंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ। गुड बाय।